26 दिसंबर 1955 के दिन एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में दाऊद इब्राहिम का जन्म होता है। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मुमका गांव के रहने वाले थे। इब्राहिम कासकर के 3 भाई अभी भी रत्नागिरी के खेड़ इलाके में रहते थे, लेकिन इब्राहिम के पिता यानी दाऊद के दादा हसन कासकर मुंबई के डोंगरी में एक हेयर कटिंग सैलून चलाते थे। इसलिए इब्राहिम ने भी बॉम्बे के डोंगरी में मौजूद टेमकर मोहल्ले में अपना घर बना लिया। यहाँ 10 बाई 10 स्क्वायर फीट के घर में इब्राहिम अपनी बीवी अमीना और 2 साल के बेटे साबिर के साथ रहा करते थे और इसी घर में दाऊद का जन्म होता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम 1993 बॉम्बे सिविल ब्लास्ट मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है। अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन पुलिस में होते हुए भी मुंबई के उस समय के डॉन करीम लाला के साथ उनका उठना बैठना था। जो दाऊद भाई के बाप थे इब्राहिम भाई और बाबा की बहुत दोस्ती थी और इसी वजह दाऊद भाई भी बाबा का काफी इज्जत करता था। वो जब दाऊद का जन्म हुआ तो करीम लाला ने ही दाऊद के जन्म की दावत स्पॉन्सर की। इसलिए दाऊद के अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की कहानी को उसके जन्म के बाद की कहानी से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि असली कहानी उसके जन्म से पहले की कहानी में छुपी हुई है। 50 के दशक आते आते मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन चुकी थी, जहां यूपी और एमपी जैसे राज्यों से बहुत सारे लोग रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई पहुंचने लग जाते हैं। इसलिए मुंबई में नॉर्थ इंडियंस लोगों की काफी जनसंख्या बढ़ चुकी थी। इनमें से ज्यादातर लोग इलाहाबाद, कानपुर, रामपुर और जौनपुर से आए थे और इन्हीं लोगों की संख्या ज्यादा थी, जो मुंबई में जगह जगह अपने हिसाब से बस्तियां बसाकर रहने लगे थे। लेकिन मुंबई में हर किसी को काम मिलना आसान नहीं था, इसलिए इनमें से बहुत से लोग क्राइम से जुड़ने लग जाते हैं। ऐसे ही नॉर्थ से आए लड़कों में से एक था नन्हे खान, जो इलाहाबाद से मुंबई आया हुआ था। नन्हे खान आने जाने वाले लोगों को चाकू दिखाकर डराता और उन्हें लूट लिया करता था। मुंबई के भाईखला पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड के हिसाब से नन्हे खान साउथ बॉम्बे का सबसे पहला हिस्ट्री सीटर था। जल्द ही इलाहाबाद से आए हुए और भी लड़के नन्हे खान के गैंग से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे ये गैंग इलाहाबादी गैंग के नाम से फेमस होने लगता है। मैं 1947 के फौरन बाद की बातें कर रहा हूँ कि जॉनी गैंग और नन्हे खां का इलाहाबादी गैंग, ये दोनों का आपस में टकराव हो रहा था। धीरे धीरे भाईखला इलाका मुंबई के क्राइम का सेंटर बन जाता है, जहां इलाहाबादी गैंग के अलावा रामपुरी गैंग, कानपुरी गैंग्स और जॉनी गैंग का भी राइज हो रहा था। इस तरह धीरे धीरे मुंबई में एक से एक क्रिमिनल गैंग्स का जन्म होता है। लेकिन बॉम्बे पर हुकूमत करने वालों में 3 लोग सबसे ज्यादा खास माने जाते हैं। एक हाजी मस्तान, दूसरा वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई और तीसरा करीम लाला पठान। जल्द ही दक्षिण मुंबई में घर घर में करीम लाला का नाम जाना जाने लगा। हाजी मस्तान का पूरा नाम मस्तान हैदर मिर्जा था, जिसका जन्म 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पन्नाकुलम में हुआ था। बॉम्बे के शुरुआती दिनों में हाजी अपने पिता के साथ मैकेनिक का काम करता था। फिर 18 साल की उम्र में बॉम्बे डॉक्स पर कुली का काम करने लग जाता है। यहाँ उसने देखा कि कैसे डॉक्स पर आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी लगती है। हाजी ने सोचा कि अगर ये कस्टम ड्यूटी ना देनी पड़े तो कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी इलीगल काम में हाजी मस्तान आगे चलकर एक बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन मस्तान को अपने इलीगल कामों के लिए गुंडों वाली मसल पावर भी चाहिए थी, इसलिए उसकी नजर अब थी वरदराजन डॉन पर। जिस वक्त हाजी मस्तान बॉम्बे डॉकयार्ड्स पर काम किया करता था, लगभग उसी दौर में वरदराजन मुदलियार विक्टोरिया टर्मिनस पर कुली का काम करता था। वरदराजन उर्फ वर्दा भाई भी तमिलनाडु के वेलोर कस्बे से बॉम्बे आया था, लेकिन जल्द पैसे कमाने के लिए उसकी दोस्ती चोरों से हो जाती है। 1952 में जब शराब पर बैन लगा तो वर्दा भाई को पैसे कमाने का एक बड़ा मौका मिल जाता है। उन दिनों बॉम्बे का एंटॉप हिल एरिया और धारावी गरीबों की बस्ती हुआ करती थी। यहीं वरदराजन उर्फ वर्दा भाई ने अपने अवैध शराब का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। उसके काम में पुलिस दखल ना दे, इसलिए वो पुलिस की जेब गरम भी अब करने लगा। और इस तरह से वर्दा की शोहरत जो है तमिलनाडु में फैल गई। लोग आके बम्बई में जमा होने लगे। लाखों लोगों ने, यानी धारावी की बस्ती, बाकायदा बहुत से लोग जो हैं ये वर्दा को अपना लीडर कहते थे और ये सब के सब वर्दा की तरफ बहुत ही शुक्रगुजार थे। इस कदर ज्यादा ये लोग वर्दा के वफादार हो गए थे
कि अब कितने सारे जवान अपनी जानें इस पे कुर्बान करने को तैयार हुए थे। धीरे धीरे इसी धंधे से वरदराजन सेंट्रल बॉम्बे का डॉन बन जाता है। इस तरह तमिलनाडु से आए हुए दो डॉन्स यानी कि हाजी मस्तान और वरदराजन की आपस में दोस्ती हो जाती है। जहां हाजी मस्तान का साउथ बॉम्बे और वेस्ट बॉम्बे पर राज था तो वरदा भाई सेंट्रल बॉम्बे का डॉन था। लेकिन इस तिकड़ी में अब एक और नाम जुड़ने वाला था और उसका नाम था करीम लाला पठान। कोई पुख्ता तौर पर नहीं जानता कि अब्दुल करीम खान उर्फ करीम लाला बॉम्बे कब आया। माना जाता है कि करीम लाला अपने 30s में पेशावर से बॉम्बे आया होगा, जहां वो साउथ बॉम्बे की बैदा गली में किराए पर रहने लग जाता है। यहां करीम खान गैम्बलिंग यानी कि जुए का अड्डा सेट करता है। जुआ खेलने वाले लोग उससे पैसे भी उधार लेते थे। मुनाफा कमाने के लिए उसने एक नियम बनाया कि उधार लेने वाले लोग महीने की 10 तारीख को उसे ब्याज का पैसा जरूर देंगे। ऐसे में हर महीने की 10 तारीख को उसका गल्ला पैसों से भर जाता। इससे मोटिवेट होकर उसने पैसे उधार देने को ही अपना बिजनेस बना लिया और इस तरह करीम खान से वो करीम लाला बन जाता है। इस तरह पठान कम्युनिटी के लोग बॉम्बे में सेट हो जाते हैं और धीरे धीरे साउथ बॉम्बे में करीम लाला का रुतबा बढ़ने लग जाता है। करीम लाला का नाम इतना बड़ा हो जाता है कि सिर्फ उसके नाम से ही लोगों को डराया जा सकता था और कामों को चुटकियों में करवाया जा सकता था। जैसे ही मकान मालिक कहता अब तो लाला को बुलाना पड़ेगा, किराएदार घर छोड़ देते। करीम के काम में मुंबई पुलिस के भी बहुत से पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। करीम लाला की इस पावर की हाजी मस्तान को भी खबर थी, इसलिए मस्तान ने लाला को एक डील ऑफर की। इस डील के मुताबिक करीम लाला के गैंग के लड़के यानी कि पठान गैंग के लड़कों को हाजी मस्तान और डॉक पर आने वाले सामान को प्रोटेक्ट करना होगा। बदले में करीम लाला को कंसाइनमेंट की मार्केट वैल्यू के हिसाब से कट दिया जाएगा। ये डील बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक डील साबित होती है, क्योंकि हाजी मस्तान का दिमाग और करीम लाला की मसल पावर दोनों अब अलायंस में आ चुकी थी। इलीगल काम धंधे होने की वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड को पुलिस को भी मैनेज करना होता था, इसलिए बहुत से पुलिस वाले इनडायरेक्टली मुंबई अंडरवर्ल्ड की मदद भी किया करते थे। इधर दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल थे। उन दिनों मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल की इज्जत बड़े अफसरों से भी ज्यादा होती थी, क्योंकि ग्राउंड पर इन्हीं लोगों का काम रहता था। इसलिए गैंगस्टर हाजी मस्तान और करीम लाला का भी दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर के साथ उठना बैठना था। जहाँ दूसरे पुलिस वाले करीम लाला के घर से जेबें भरकर जाते थे, वहीं इब्राहिम कासकर करीम लाला से पैसे का लालच नहीं करते थे और अपनी 75 रुपए की सरकारी तनख्वाह से ही काम चलाते थे। इसलिए इब्राहिम कासकर एक अकेले पुलिस वाले थे जिनकी करीम लाला इज्जत करता था और उम्र में बड़ा होने के बाद भी करीम लाला इब्राहिम को भाई कहकर बुलाता था। इसलिए जब दाऊद का जन्म हुआ तो करीम लाला ने ही दाऊद के जन्म की दावत स्पॉन्सर की। दाऊद के बाद इब्राहिम के 10 बच्चे और होते हैं, लेकिन एक सैलरी में इतने बच्चों को पालना इब्राहिम के लिए काफी चैलेंजिंग हो रहा था। कई बार तो बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाता था, लेकिन इब्राहिम ने दाऊद को अपने बाकी बच्चों से ज्यादा प्रायोरिटी दी। जहां दाऊद के दूसरे भाई म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे और बहन उर्दू स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, तब दाऊद का एडमिशन नागपाड़ा के अहमद सेलर हाई स्कूल में करवाया गया। दाऊद पर इब्राहिम की मेहरबानी के पीछे निराले साहब बाबा की भविष्यवाणी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इब्राहिम का दूसरा बेटा यानी कि दाऊद आगे चलकर काफी पावरफुल, फेमस और पैसे वाला बनेगा। इब्राहिम को निराले साहब बाबा पर पूरा भरोसा था, विश्वास था, इसलिए बाकी बच्चों के मुकाबले इब्राहिम ने दाऊद को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। दाऊद के 6th क्लास में पहुंचने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1966 में इब्राहिम कासकर पुलिस से सस्पेंड हो जाते हैं। ये साफ नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ था, पर माना जाता है कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सॉल्व करने में फेल होने की वजह से उन पर ये एक्शन लिया गया था। इब्राहिम कासकर के सस्पेंड होने के बाद घर के हालात खराब होते चले जाते हैं। ऐसे में दाऊद के प्राइवेट स्कूल की फीस भरना भी इब्राहिम के लिए अब मुश्किल था। अंत में दाऊद को 10 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। जहां इब्राहिम अपने बेटे की पढ़ाई छूटने से परेशान थे, वहीं दाऊद अब बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे न स्कूल जाना था, न पढ़ना था और न ही होमवर्क करना था। अब वो बिना किसी रोक टोक के दूसरे लड़कों के साथ गली गली घूम सकता था। बदले हुए हालात में कासकर परिवार को टेमकर मोहल्ला छोड़ना पड़ता है और अब पखमोड़िया स्ट्रीट का मुसाफिर खाना उनका नया पता था। इधर दाऊद भी अब छोटे मोटे क्राइम्स करने लग जाता है। उसमें पैसों को लेकर भूख थी और जल्द से जल्द पैसे वाला बनना चाहता था, इसलिए टीन एज में ही एंट्री करने से पहले ही दाऊद छोटी मोटी चोरियां, चेन स्नैचिंग और जेब काटने जैसे क्राइम करने लग जाता है। वो बच्चा था मेरे सामने, मिलने का क्या सवाल है? आपके सामने? हाँ, राइट। मतलब आपने देखा उसे? बच्चा था, बोले आप उसके अंदर क्या मैं बोतल से दूध भी पिला रहा था क्या? ये बताऊं आपको, मेरे सामने बच्चा था, उसका बाप मेरा दोस्त था।
70s की शुरुआत में रत्नागिरी खासकर दाऊद के गांव मुमका से बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़के अब मुंबई के डोंगरी और आसपास के इलाकों में आकर बसने लग जाते हैं, जहां इब्राहिम और कास्कर परिवार ही उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था। इन्हीं में से कुछ कोंकणी मुस्लिम लड़के दाऊद और उसके भाई साबिर के साथ जुड़ जाते हैं। 1970 आते आते दाऊद अपने भाई साबिर, इब्राहिम, कास्कर और मुमका से आए लड़कों के साथ मिलकर एक गैंग बना लेता है। अब ये गैंग बोहरा कम्युनिटी के बिजनेसमैन लोगों से जबरन वसूली करने का काम करने लग जाता है। 1972 और 73 तक दाऊद की गैंग जबरन वसूली के काम में लग जाती है। कुछ दिन बाद दाऊद की गैंग ने मुंबई के मोहटा मार्केट में एक दुकान खोल लिया, जहां वे इम्पोर्टेड घड़ियां बेचने के नाम पर लोगों को चूना लगाने लग जाते हैं। इन सब चीजों से दाऊद और उसकी गैंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था और उन्हें लगने लगा था कि वो इस शहर में अब कोई भी क्राइम कर सकते हैं। लेकिन दाऊद अभी भी एक छोटा गुंडा था, क्योंकि डोंगरी का असली डॉन अभी भी बासु दादा था। खुद दाऊद भी बासु की इज्जत करता था। बाकी गैंगस्टर्स की तरह ही बासु दादा भी अपनी टीन एज में बॉम्बे पहुंचा था। कम उम्र में भारी भरकम काम करने से बासु का शरीर एक रेसलर जैसा बन चुका था। बॉडी बिल्डिंग उसका पैशन बन चुकी थी और धीरे धीरे उसने अपनी उम्र के लड़कों के साथ मिलकर ट्रकों से इम्पोर्टेड फैब्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चोरी करना शुरू कर दिया। फिर हाजी मस्तान की तरह ही इम्पोर्टेड सामानों की स्मगलिंग करने लगा, जिससे वो जल्द ही टॉप के लोगों में पहुंच जाता है। जहां हाजी मस्तान को प्रोटेक्शन सपोर्ट के लिए करीम लाला और वर्दा भाई की जरूरत पड़ती थी, वहीं बासु दादा अपना सारा काम खुद हैंडल करता था। बासु दादा ने तीली मोहल्ले में अपना एक अखाड़ा भी बना रखा था। यहीं से वो डोंगरी के इलाके पर भी राज किया करता था। उसके पास खालिद पहलवान, रहीम पहलवान और लाल खान जैसे पहलवानों की एक तिकड़ी हुआ करती थी। इसलिए डोंगरी में बासु दादा और उसके पहलवानों का इतना खौफ था कि लोग उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। लोकल मुंबई पुलिस भी बासु दादा से दूर रहती थी। कई बार पुलिस को जेब कतरों, साइकिल चोर या इलीगल कसिनो चलाने वालों को पकड़ना होता था तो पुलिस भी बासु दादा की मदद ले लिया करती थी। बदले में बासु दादा पुलिस से अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल लेता था। उन दोनों मुंबई पुलिस फोर्स में बहुत कम मुस्लिम्स हुआ करते थे, इसलिए दाऊद के पिता इब्राहिम, जो मुंबई पुलिस सीआईडी और क्राइम ब्रांच में भी पोस्टेड रहे थे, वे इन लोकल गुंडों के लिए काफी काम के आदमी हो सकते थे। बासु दादा चाहता था कि इब्राहिम कास्कर रिटायरमेंट के बाद उसके लिए काम करें, लेकिन इब्राहिम बासु दादा का ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। इसी बीच एक दिन बासु का एक आदमी हामिद दाऊद के दोस्त को पीट देता है। ये बात दाऊद को बर्दाश्त नहीं होती और वो हामिद को पीटने पहुंच जाता है, लेकिन बासु दादा की वजह से दाऊद इस बार सिर्फ धमकी देकर ही लौट आता है। लेकिन जब ये बात बासु दादा को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है और इब्राहिम कास्कर और दाऊद के भाई साबिर को अपनी बैठक में आने को कहता है और सबके सामने इब्राहिम कास्कर को नमक हराम और बहुत बुरा भला कहकर बेइज्जत करता है। घर लौटकर साबिर ये सारा वाकया दाऊद इब्राहिम को बता देता है। इसलिए अब दाऊद का नेक्स्ट टारगेट था बासु दादा पर हमला। एक दिन बासु दादा जुमे की नमाज के बाद अपनी मर्सिडीज की तरफ लौट रहा था, तभी पीर खान स्ट्रीट पर दाऊद की गैंग ने सोडा बोतलों और इलेक्ट्रिक बल्ब से बासु पर हमला कर दिया। बासु ने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई उस पर हमला कर सकता है, और वो भी सोडा बोतल से। इस हमले में बुरी तरह घायल हो चुका बासु और उसका पहलवान वहाँ से भाग जाते हैं। दाऊद और उसकी गैंग यहीं पर नहीं रुकती, वे तेली मोहल्ले में बासु दादा के अखाड़े पर पहुँचते हैं और उसे पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। अब तक बासु का धंधा उसके खौफ पर चलता था, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने बासु दादा की रेपुटेशन इतनी खराब कर दी कि बासु दादा अपना स्टेटस दोबारा से रिक्लेम नहीं कर पाया और अब डोंगरी का नया डॉन बनता है दाऊद इब्राहिम। मेरी याद से जंग फरमारे, क्या कहेंगे। अब दाऊद की नजर थी गैंगस्टर हाजी मस्तान के साम्राज्य पर। मस्तान ने करीम लाला यानी पठान गैंग के लोगों से दाऊद के 2 साथियों को पिटवाया था। दाऊद को टिप मिली कि मस्तान का 5 लाख रुपया मस्जिद बंदर के एक ऑफिस से मालाबार हिल्स पर मौजूद मस्तान के घर पर ट्रांसफर किया जाना है और ये पैसे 2 मारवाड़ी ट्रांसफर करने वाले थे। इसलिए दाऊद के प्लान के मुताबिक जैसे ही पैसे की गाड़ी करनाक बंदर ब्रिज के पास पहुंचती है, इसे लूट लिया जाता है। लेकिन दाऊद और उसके साथियों को नहीं पता था कि उन्हें ये गलत टिप मिली है, क्योंकि ये पैसा हाजी मस्तान का नहीं था, बल्कि माना जाता है कि ये पैसा मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। अनजाने में ही सही, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने अब एक बड़ी बैंक डकैती को अंजाम दे दिया था। अगले दिन के न्यूज़पेपर्स में इस डकैती की हेडलाइन बन जाती है, ये दाऊद का पहला बड़ा क्राइम था और अभी उसकी उम्र पूरे 19 साल भी पूरी नहीं हुई थी। इधर मुंबई पुलिस करीम लाला की पठान गैंग से परेशान थी, इसलिए पुलिस ने करीम लाला के पर कतरने का फैसला कर लिया। लेकिन डोंगरी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर लिखा समझ
समझ नहीं पा रहे थे कि करीम लाला को कैसे नापा जाए। रणवीर लिखा की दोस्ती एक लोकल जर्नलिस्ट इकबाल नतिक से हुआ करती थी। इकबाल ने इंस्पेक्टर लिखा को पठान गैंग से निपटने के लिए दाऊद की मदद लेने का सजेशन दिया। दरअसल इकबाल की रेपो एक ईमानदार पत्रकार की थी जो बॉम्बे की गैंग्स के बारे में बिना किसी के डर के लिखा करता था। इकबाल, नतिक और दाऊद दोनों ही रत्नागिरी से आते थे और एक दूसरे की हिम्मत की रिस्पेक्ट किया करते थे। नतिक की नजर में दाऊद एक अंडरडॉग की तरह था जो अकेले ही बड़ी बड़ी गैंग्स का सामना कर रहा था। इसलिए नतिक अपने अखबार में दाऊद को कम्युनिटी के एक प्रोटेक्टर की तरह और अच्छे इंसान की तरह पेश करता था। दाऊद हर दिन नतिक से मिलने उसके ऑफिस जाया करता था और उसे पठान गैंग के मेंबर्स की खबरें भी देता था। इसलिए दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए थे। तो दाऊद इब्राहिम और उसके भाइयों के काफी क्लोज भी गिना जाता था क्योंकि उसको पुलिस की हेल्प की जरूरत थी। अकेला पत्रकार इतने बदमाशों से लड़ नहीं सकता था, तो उसकी जो शुरुआती अटैचमेंट थी वो डी कंपनी के साथ थी। हालांकि इंस्पेक्टर लिखा ने शुरुआत में इस सजेशन को प्रैक्टिकल नहीं माना कि उन्हें पठान गैंग को निपटाने के लिए दाऊद की मदद लेनी चाहिए, लेकिन दाऊद के कारनामों को देखते हुए इंस्पेक्टर लिखा ने दाऊद के साथ एक अनऑफिशियल टीम बना ली। अब दाऊद का काम पठान गैंग को खत्म करना था और इस काम में उसे पुलिस का पीछे से सपोर्ट मिल रहा था। ये पुलिस और दाऊद दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। इसी बीच 1977 में एक बड़ा कांड होता है। दरअसल पठान गैंग के लोग एक गेस्ट हाउस में अपना स्मगलिंग का सामान छुपाया करते थे। इसी गेस्ट हाउस में एक नया मैरिड कपल भी रहने के लिए आया था जिस पर पठान गैंग के अयूब लाला और सईद की नजर पड़ जाती है। एक रात दोनों उनके कमरे में जबरन घुसकर महिला का गैंगरेप कर देते हैं और गवाह को मिटाने के लिए पति की भी हत्या कर देते हैं। इस कपल की पठान गैंग से कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्होंने ये हत्याएं सिर्फ हवस के लिए की थी। इस खबर को इकबाल नतिक अपने टैबलॉइड में छाप देते हैं, जिसके बाद पुलिस पठान गैंग के अयूब लाला, बाटला और सईद को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन कुछ महीने जेल में बिताने के बाद ही ये आरोपी बाहर आ जाते हैं और इन्होंने अब इकबाल नतिक को मारने का प्लान बना लिया। इस प्लान को अंजाम दिया गया 17 अगस्त 1977 की देर रात। पठान गैंग के लोगों ने नतिक को अमीरजादा के घर ले जाकर पीटा और टॉर्चर किया। बाद में महिम के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया, जहां एक पुलिस वाले की नतिक पर नजर पड़ती है जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, जहां पुलिस ने नतिक का स्टेटमेंट ले लिया। हालांकि नतिक को इतनी गहरी चोटें आ चुकी थी कि उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। इस घटना का पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर लिखा और दाऊद इब्राहिम दोनों पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि दोनों ही नतिक इकबाल को बहुत पसंद किया करते थे और दोस्त थे। इसलिए करीम लाला की पठान गैंग को निपटाने के लिए इंस्पेक्टर लिखा और दाऊद इब्राहिम के पास एक मकसद भी था, और वो मकसद था अपने दोस्त इकबाल नतिक की मौत का बदला। इससे पुलिस को फायदा ये हुआ कि इलाके से करीम लाला की पठान गैंग साफ हो जाती है, और दाऊद को इसमें फायदा ये था कि उसके राइवल गैंग का सफाया होना था, जिससे मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसकी पोजीशन और मजबूत हो जाती। अब जैसे जैसे पुलिस टारगेटिंग से पठान गैंग कमजोर होती गई, वैसे वैसे दाऊद का रुतबा मजबूत होता चला जाता है। इस आदमी ने वो सारी टेरिटरीज तोड़ दी जो कि धंधे की वैल्यूज हुआ करती थी। उन्होंने खत्म किया कि नहीं, ये आपका इलाका है और ये मेरा इलाका, ये नहीं चलेगा। जिसमें जितनी ताकत है वो उतनी दूर तक जाएगा, और वो दाऊद ने किया। इस तरह 25 साल का होते होते दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे की गैंग्स में अपनी जगह बना ली। अब हाजी मस्तान भी उसे बड़े गैंगस्टर्स की मीटिंग्स में बुलाने लगता है। ऐसी ही एक मीटिंग में हाजी मस्तान ने करीम लाला के पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के गैंग के बीच सुलह कराने का काम किया। दोनों गैंग्स ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि अब वे एक दूसरे के मेंबर्स को नहीं मारेंगे और ना ही एक दूसरे के काम में दखल देंगे। इसलिए अब दाऊद का पूरा फोकस स्मगलिंग के बिजनेस पर बढ़ जाता है, जिसमें उसे खालिद पहलवान का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। इससे पहले खालिद पहलवान बासु दादा के साथ काम करता था, लेकिन बासु दादा को हराने के बाद दाऊद इब्राहिम ने खालिद पहलवान को उसकी जगह पर बिठा दिया था, जिससे खालिद पहलवान दाऊद का वफादार बन जाता है। इस तरह दाऊद इब्राहिम अब बॉम्बे से लेकर दमन पोर्ट तक सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक के सामान की तस्करी करने लग जाता है, जिसे पहले बासु दादा किया करता था। लेकिन स्मगलिंग के बिजनेस में दाऊद इब्राहिम दूसरे गैंगस्टर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे निकलता जा रहा था, क्योंकि उसकी लिमिट पोर्ट्स को पार करके अब एयरपोर्ट्स तक पहुंच चुकी थी। दाऊद के लोग कभी मिठाई के डिब्बों में तो कभी ह्यूमन कैरियर्स की मदद से एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगल करते थे। लेकिन 1980 में एक दिन एयरपोर्ट पर स्मगलिंग का सामान पकड़ लिया जाता है, जिसके आरोप में दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये पहला मौका था जब दाऊद इब्राहिम की अरेस्ट हुई, लेकिन दाऊद अब तक सरकारी मशीनरी को पूरी तरह से पेनिट्रेट कर चुका था। मतलब पुलिस से लेकर दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट्स में उसके लोग बैठे हुए थे। इस केस में भी दाऊद सारे गवाहों को खरीद लेता है। इसलिए 3 साल बाद 1983 में दाऊद इब्राहिम को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। इधर दाऊद की गैंग के बिजनेस को बढ़ता हुआ
देख करीम लाला की पठान गैंग के अमीरजादा और आलमजेब दाऊद के भाई साबिर को निपटाने का प्लान बना लेते हैं। अमीरजादा को यह खबर मिल चुकी थी कि साबिर अपनी गर्लफ्रेंड चित्रा से मिलने जाएगा और उस समय अकेला होगा। जब साबिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर से अकेले निकला तो अमीरजादा, आलमजेब, मनोहर उर्फ मान्य सुरवे और मामूर खान ने साबिर को गोलियों से भून डाला। इसलिए जब दाऊद जेल से बाहर आया तब उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं बचा था और वो अपनी गैंग का अकेला बॉस बन जाता है। यही गैंग आगे चलकर डी कंपनी बनती है। इधर 1981 में खालिद पहलवान एक्टिव माफिया लाइफ से रिटायर हो चुका था, लेकिन जाने से पहले उसने मुंबई के उभरते हुए लोकल डॉन्स जैसे रमा नायक, अरुण गावली और बाबू रेशम जैसे हिंदू गैंगस्टर्स को दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल करवा दिया। नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स की एंट्री के बाद अब दाऊद की गैंग बॉम्बे की दूसरी गैंग्स के मुकाबले कई ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब दाऊद इब्राहिम को अपने भाई साबिर इब्राहिम की मौत का बदला लेना था। हालांकि पठान गैंग का अमीरजादा पहले से ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन दाऊद इब्राहिम अमीरजादा को मौत की घाट उतारना चाहता था। इसलिए वो राजन नायर उर्फ बड़ा राजन से मदद मांगता है। बड़ा राजन 1975 के आसपास ठाणे स्थित हिंदुस्तान अपैरल नाम की एक फैक्ट्री में टेलर का काम किया करता था, लेकिन इससे राजन का घर नहीं चल पा रहा था। इसलिए एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए राजन ने सरकारी और प्राइवेट ऑफिस से टाइपराइटर चोरी करके चोर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इस तरह वो टाइपराइटर चोर के नाम से भी फेमस हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे बड़ा राजन भी अब जबरन वसूली के काम में लग जाता है और अपनी गोल्डन गैंग बना लेता है। बड़ा राजन की बहादुरी में दाऊद इब्राहिम को काफी पोटेंशियल दिखती है और वो राजन को साबिर की मौत का बदला लेने की बात कहता है। इस तरह दाऊद इब्राहिम के गैंग में बड़ा राजन की एंट्री होती है। राजन एक शूटर के माध्यम से अमीरजादा को कोर्ट रूम में ही शूट करवाने का प्लान बनाता है और डेविड परदेसी नाम के एक लड़के को इस काम के लिए हायर करता है। 6 सितंबर 1983 के दिन डेविड परदेसी ने प्लान के हिसाब से अमीरजादा को कोर्ट रूम में ही शूट कर दिया, लेकिन इस काम में डेविड पकड़ा जाता है। चूंकि परदेसी कोई अनुभवी अपराधी नहीं था, इसलिए वो आसानी से सरकारी गवाह बनकर दाऊद इब्राहिम और बड़ा राजन का नाम पुलिस को दे देता है। मुंबई पुलिस इन दोनों को ही हत्या की साजिश के आरोप में दोबारा से अरेस्ट कर लेती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि बड़ा राजन के पास दाऊद इब्राहिम के जैसे प्रोटेक्शन नहीं थी और ना ही वो इतना रिसोर्सफुल था। जब पठान गैंग को पता चलता है कि अमीरजादा के मर्डर के पीछे राजन नायर है यानी कि बड़ा राजन है, तो वो महज 24 दिन के भीतर ही 30 सितंबर 1983 के दिन उसे भी कोर्ट रूम में उसी तरह से मरवा देती है जैसे बड़ा राजन ने अमीरजादा को मरवाया था। लेकिन रेडीमेड यूनिफॉर्म लेके उसको फिट करती हुई, शूट करती हुई चंद्रकांत सेफाल्व को दे के उसको कचहरी में जाके उसने बड़ा राजन को 3 गोलियां मार के ढेर किया। तो जिस तरह बड़ा राजन ने अमीरजादा का मर्डर प्लान किया था, बिल्कुल उसी तरह पठान गैंग ने ढोलकिया ब्रदर के साथ मिलके बड़ा राजन का मर्डर प्लान किया। इधर सरकारी गवाह बनने की वजह से डेविड परदेसी को पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही थी। आने वाले समय में परदेसी शादी कर दुबई में सेटल हो जाता है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी दाऊद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मजबूरन उसे दुबई से भागकर मुंबई वापस आना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक दिन एक होटल के कमरे में डेविड परदेसी की संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी पड़ी मिलती है। डेविड परदेसी ने पुलिस को दाऊद का नाम देकर दाऊद से हमेशा के लिए दुश्मनी मोल ले ली थी, इसलिए माना जाता है कि परदेसी के मर्डर के पीछे भी दाऊद का ही हाथ था। और जैसे ही डेविड परदेसी अपने भाई के साथ नीचे आता है तो वहाँ पे गोलियां उसको मार के ढेर कर दिया जाता है और उसके बाद दुबई में फोन लगाया जाता है दाऊद इब्राहिम को और उसको और 2 गोलियां चला के सुनाया जाता है कि देखिए डेविड परदेसी का काम हो गया। साल 1984 में गैंगस्टर करीम लाला के भतीजे समाद खान की हत्या हो जाती है। इस हत्या में दाऊद की गैंग का नाम आता है। समाद खान एक बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था जिसे लोगों को टॉर्चर करके मारने में मजा आता था। उसकी हरकतों से करीम लाला बहुत परेशान था, क्योंकि जब भी समाद कोई बड़ा कांड करता तो पुलिस पहले करीम लाला को ही उठाकर ले जाती थी। करीम लाला समाद से इतना तंग था कि उसने एक अखबार में एक एड भी निकलवाया कि उसका समाद से कोई रिश्ता नहीं है। समाद इसे धोखे की तरह देख रहा था, इसलिए करीम लाला से रिश्ता खराब होने पर समाद दाऊद इब्राहिम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। समाद ने दाऊद को विश्वास दिला दिया कि साबिर के मर्डर में उसका कोई हाथ नहीं था। शुरू में दाऊद समाद को लेकर डाउट में था, लेकिन वो समाद को अपने गैंग में ले लेता है। लेकिन उसी रात समाद को पता चलता है कि दाऊद का भाई नूरा उसके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है। गुस्से में पागल समाद नूरा को बेरहमी से पीट पीट कर घायल कर देता है। एक बार फिर किसी पठान के हाथों अपने भाई की ऐसी हालत देख दाऊद अपना सब्र खो देता है और 4 अक्टूबर 1984 के दिन दाऊद, उसका भाई अली अंतुले, छोटा राजन और अब्दुल हामिद ने मिलकर समाद को गोलियों से छलनी कर दिया। समाद को कुल 19 गोली मारी जाती हैं। इधर ऐसी मची, समाद को मारने के बाद भी ये लोग इतने घबराए हुए थे कि एक गाड़ी और कुछ हथियार छोड़ के
भागे। समाद खान की हत्या बॉम्बे पुलिस के लिए सब्र का आखिरी इम्तिहान साबित होती है। समाद खान जो था एक खुकार और एक जालिम इंसान था, उसको मारने के लिए पूरी ताकत लगी। एक जालिम इंसान था, उसके लिए पूरी ताकत एक साथ हुई उसको मारने के लिए। अब मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने एक एक करके सभी गैंगस्टर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया। सिर्फ दाऊद ही एक ऐसा था जो अब भी आजाद था। एक टाइम था जब लोकल पुलिस पठान गैंग को खत्म करने के लिए दाऊद इब्राहिम को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन दाऊद के भाई साबिर के मर्डर के बाद जो गैंग वॉर स्टार्ट हुआ उससे बॉम्बे पुलिस की खूब किरकिरी हो रही थी। लेकिन अब तक दाऊद बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। दाऊद इब्राहिम 41 सालों में दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकियों में शामिल हो गया है। बॉम्बे में दाऊद का कद इतना बढ़ चुका था कि पुलिस के लिए उसे जेल में बंद करके रखना नामुमकिन सा लगने लगा था। पुलिस प्रशासन के अंदर बहुत से लोग उसके लिए काम कर रहे थे, इसलिए या तो वो पकड़ा नहीं जाता था या पकड़े जाने के बाद उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती थी। लेकिन समाद खान की हत्या के बाद मुंबई पुलिस पूरी ताकत से उसके पीछे पड़ जाती है। पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। 1986 की एक रात मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम दाऊद को पकड़ने के लिए दाऊद के अड्डे मुसाफिर खाना पर रेड मारती है। लेकिन इस बार भी दाऊद को पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पुलिस रेड मारने वाली है, इसलिए पुलिस के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही दाऊद इब्राहिम अपनी पत्नी महजबीन के साथ फरार हो जाता है। पुलिस कमिश्नर सोमन और उनकी टीम हैरान थी क्योंकि इस रेड की इंफॉर्मेशन किसी भी बाहरी आदमी के साथ शेयर नहीं की गई थी। बस दाऊद को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक बड़े पॉलिटिशियन से परमिशन जरूर ली थी, जिसने पुलिस को दाऊद को जिंदा पकड़ने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि दाऊद को 10 मिनट पहले एक कॉल आया था जिससे वो अलर्ट हो गया था। माना जाता है कि ये कॉल दाऊद को उसी पॉलिटिशियन ने की थी। इस तरह पुलिस को चकमा देकर दाऊद बॉम्बे से फ्लाइट लेकर दिल्ली के लिए निकल जाता है और फिर वहां से दुबई सेटल हो जाता है। दुबई जाकर दाऊद ने वहीं से मुंबई अंडरवर्ल्ड को चलाना शुरू कर दिया। दुबई जाने के बाद दाऊद और एक नए गैंगस्टर छोटा राजन के बीच ऐसा गैंगवार होता है जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन आगे की कहानी नेक्स्ट यानी कि सेकंड एपिसोड में। ये दाऊद पर बनाई हमारी सीरीज का पहला एपिसोड था। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संजय दत्त और गुलशन कुमार की वीडियोज को देख लीजिए, जिनमें हमने अंडरवर्ल्ड के बारे में काफी डिटेल में बताया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।